हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स 2 का चैप्टर नंबर 2 एंड अपनी जो वीडियो सीरीज़ का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है बिकॉज बहुत इजी चैप्टर है ना। छोटा सा चैप्टर है, 2 डेरिवेशंस इसमें मेन होती हैं, बाकी तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, समझ आ जाने वाली हैं। जस्ट वीडियो में बने रहें। लेट्स डू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होती है। इसको समझते हैं। लाइन लाइन सुन ली कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होती है। तो देखो परफेक्ट क्रिस्टल कौन सी होती हैं? देखो सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, बिल्कुल पैक होते हैं। वो वाले क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास के अंदर, है ना। फर्स्ट सेम में भी था कि एक प्रॉपर लैटिस है, फिक्स अरेंजमेंट है। उसको अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ तो अट्रैक्शन फोर्स और स्ट्रांग होगी ना, उसके अरेंजमेंट और ज़्यादा फिक्स होने लगेंगे। तो 0 केल्विन पे उसका एक ही अरेंजमेंट है, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वहाँ पे उसकी एंट्रोपी 0 हो जाती है परफेक्ट सॉलिड की, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की। बट सारे सॉलिड परफेक्ट थोड़ी ना होते हैं। इसमें एक ये चीज़ हमें समझ में आती है कि 0 केल्विन पे कोई भी मोशन नहीं होगा, सारी मोशंस रुक जाएंगी, है ना, उसके 0 केल्विन के ऊपर। यू सी, अब तुम्हें अब हम परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों ले रहे हैं? अगर तुम परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं लोगे तो उसमें फिर एक से ज़्यादा अरेंजमेंट होंगे, फिर उसमें 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 नहीं होगी। तो इसमें परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड लेना जरूरी है। थर्ड लॉ ओनली फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और किसी गैसेस या लिक्विड के लिए ये लॉ नहीं वैलिड होता, ओनली सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी, अपने रेजिडुअल एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड एक फॉर्मूला, एंड वी जस्ट हैव टू सी अ फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। लेट्स सी, तो हमारा टॉपिक है रेजिडुअल एंट्रोपी को देखना। तो रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है? तो रेजिडुअल एंट्रोपी के अंदर वी हैव टू सी, देखो तुमने पढ़ा जो परफेक्ट, थर्ड लॉ के अंदर पढ़ा जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी 0 होती है। व्हाट इफ इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड? इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो एंट्रोपी 0 नहीं होती 0 केल्विन पे। तो द एंट्रोपी ऑफ imperfect crystalline solid at 0 Kelvin temperature is called residual entropy. See the definition here. Entropy of imperfect solid is not 0 as 0 Kelvin. So that entropy is called residual entropy. You can say the entropy of imperfect solid at 0 Kelvin is called residual entropy. ओके, वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के। हमने कुछ एक 4 मॉलिक्यूल्स लिए, तो इन 4 मॉलिक्यूल्स के 2 तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है, CO लाइक दिस, एंड CO और OC इस फॉर्म में भी तो हो सकता था ना। तो ये 2 तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं इसके। तो अगर अरेंजमेंट एक से ज़्यादा हो गए तो इम्परफेक्ट क्रिस्टल है। इम्परफेक्ट क्रिस्टल है तो व्हाट, तो इसमें इसकी जो एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 नहीं होगी, है ना। तो रेजिडुअल एंट्रोपी का एक एक्सप्रेशन होता है, वी हैव टू सी वो एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देता है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी में SR से लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू KLN W। K इज़ योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, W तुम्हारा अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है। W इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ़ यू हैव NA पार्टिकल्स के W अरेंजमेंट होते हैं तो यू कैन राइट W इक्वल टू W अपॉन में NA, right? You just have to put this value into this equation. You will get SR equal to Boltzmann constant ln W की power NA, and this is NA, and this will be going to be K into NA ln W. And you know a relation which is a Boltzmann constant equal to gas constant upon में number of molecules. So you will get R equal to small k into n. Just put this value here. So you will get SR equal to small, इस पूरे को आपने R पुट कर दिया ना, R
ln W. So this is the expression of residual entropy. This is gas constant and this is your number of arrangement. So in this way you can easily get the expression for residual entropy and you can easily solve it. Now you have to see entropy change in प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो एंट्रोपी चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, यू जस्ट हैव टू सी दिस. सो लेट्स सी एंट्रोपी चेंज. अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो एंट्रोपी चेंज है ना, तो उसको आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू दिखा सकते हो. एस टी इक्वल टू 0 से टी सी पी डी टी बाई टी. इस फॉर्मूला की हेल्प से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हो. अगर हमने क्या करा, एक सॉलिड लिया, उस सॉलिड को उसके 0 केल्विन पे पड़ा हुआ था, उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या करा, एक सॉलिड को कंसीडर करा विच इज़ एट 0 केल्विन और इसको हमने हीट कर रहे हैं उसको कहाँ तक, टी टेम्परेचर तक. वी जस्ट हीट दिस. सो इसके लिए हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एस टी माइनस एस जीरो. एस टी इज ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है सी पी डी टी बाई टी आ जाएगा. सो एस टी क्या हो जाएगा, एस टी विल बी 0 से टी सी पी डी टी बाई टी प्लस एस जीरो. तो ये हमारे पास टी टेम्परेचर पे एंट्रोपी की वैल्यू आ जाती है. तो ये और अगर ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एस जीरो को तुम क्या पुट करोगे, एस जीरो इक्वल टू 0 पुट कर दोगे कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है. तो तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी निकालना हो सॉलिड की, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंट्रोपी फॉर दैट. अब इसके बाद अपने एक दो केसेस और कंसीडर कर लेते हैं. कि पहला केस सॉलिड से लिक्विड में अगर अपने जानते हैं, अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है. देखो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते के टाइम एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन में टी एम, यानी मेल्टिंग पॉइंट. इसमें मेल्टिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा. तो इसमें अगर आपको टोटल जो एंट्रोपी निकालनी है तो वो कैसे आएगी, 0 से टी सी पी डी टी बाई टी ऑफ सॉलिड. 0 से टी एम, टी नहीं करोगे आप टी एम करोगे क्योंकि पहले आप मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हो. फिर आपके पास एंट्रोपी में चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन फैक्टर लिखना पड़ेगा, अपॉन में टी एम करना पड़ेगा. फिर आप टी एम से टी तक इसको गर्म करो जहाँ पे आपका सी पी प्रॉपर लिक्विड बन चुका है डी टी बाई टी. तो ये आता है किसी भी टेम्परेचर पे एंट्रोपी. इसमें एक टर्म आपकी एक्स्ट्रा होती है, सॉलिड और लिक्विड के साथ साथ एक बीच में हीट ऑफ फ्यूज़न की जो एक्स्ट्रा हीट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूज़न है ना, वो वाली इसमें ऐड हो जाती है. और अगर आप कंसीडर करो सॉलिड से गैस में अगर जाना है तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे. तो इसके लिए इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एस टी देन हाउ टू कैलकुलेट. 0 से टी एम तक इसको हीट करा सॉलिड को, तो टी सी पी एस टी डी टी. एंड फिर अगेन क्योंकि पहले सॉलिड से लिक्विड में जाएगा देन फिर लिक्विड से गैस में जाएगा, तो लिक्विड वाले तो सारे स्टेप्स इसमें हमें लिखने पड़ेंगे. फिर इसके मेल्टिंग पॉइंट टी एम से टी बी सी पी डी टी बाई टी बी. देन हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय टी बी वाला टर्म एंड देन टी बी से टी सी पी डी टी बाई टी. ये एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ. अब इसके बाद ये हमारे पास किसी भी फिजिकल चेंजेस में जो हीट चेंज आता है वो था. अब अपने कर रहे हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन अपने देखेंगे तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी. तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में मैंने बोला था ना कि 4 मैक्सवेल की 4 फंडामेंटल इक्वेशंस आपको लर्न करनी है तो उसका यूज़ होगा. तो 4th फंडामेंटल इक्वेशन डेल जी इक्वल टू माइनस एस डी टी वी डी पी हमने लिखा. तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एस डी टी हो गया. तो डेल जी बाई डेल टी इक्वल टू हमारे पास माइनस एस हो जाता है. मतलब इसमें मैंने एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला केस कंसीडर किया तो उसके लिए फिर डी पी मेरा 0 हो जाएगा ना. तो डेल जी इक्वल टू माइनस एस डी टी आया तो डेल जी बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एस. इसको आप ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म में.
डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। देखो डेल जी को आप डेल्टा जी पुट कर दो एंड एस को आप डेल्टा एस पुट कर दो, देन व्हाट विल यू गेट, डेल ओवर डेल टी डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा एस। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से हो गया क्रिएट। अब इसमें आपको क्या करना है ना, एक तुम्हें गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन यूज़ करना है जो तुम्हें याद होना चाहिए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से जो डेल्टा एस की वैल्यू आई है वो आप पुट करें, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, टी डेल ओवर डेल टी डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये एक्सप्रेशन आता है। दिस इज़ योर गिब्स इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम्हें सेकेंड फॉर्म चाहिए तो सेकेंड फॉर्म के लिए क्या करना होगा, तुम्हें गिब्स इक्वेशन का ही यूज़ करना है। गिब्स वो जो 4 फंडामेंटल इक्वेशंस थी ना, उसमें से आप एक इक्वेशन को पिक करेंगे विच इज़ डी ए इक्वल टू माइनस एस टी टी प्लस पी डी वी। सो ये वाली टर्म जीरो, सो डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस। अब ए को आप डेल ए पुट कर दो, डेल ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डेल एस। तो यहाँ से आपको हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी एक पता होना चाहिए। डेल ए इक्वल टू क्या होता है, डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पे डेल एस की वैल्यू रखी है, तो डेल ए इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डी ओवर डी टी डेल्टा ए। तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सेकंड फॉर्म आ जाती है। देखो इसमें नोट्स में मैंने कर भी रखा है, सो यू कैन सी दिस नोट्स प्रॉपर। एक स्ट्रक्चर वे में मैंने डेरिवेशन यहाँ कर रखी है, ये तो मैंने तुम्हें रफली कैलकुलेट करके बताया। इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा कैलकुलेट करने का, यू कैन सी। इनटू दिस नोट्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है नर्न्स हीट थ्योरम। नर्न्स हीट थ्योरम को करेंगे। नर्न्स हीट थ्योरम कहती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर सारे जो सब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर पूरी रिएक्शन की जो एंट्रोपी में चेंज है वो 0 होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें सारे के सारे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, तो उसके उस कंडीशन में जो टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं ना, तो वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं, वो टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉरी एंट्रोपी में जो चेंजेस होते हैं वो 0 होते हैं, क्योंकि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। क्लियर, तो ये चीज़ है। अब ये जो नर्न्स हीट थ्योरम है वो वेरिएशन देती है एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर। डेल्टा जी और डेल्टा एच के अंदर रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ। तो आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की फॉर्म विच इज़ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल ओवर डेल टी डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो जब टेम्परेचर तुम्हारा 0 जाता है तो ये टर्म भी टेंड्स टू 0 होगी। सो डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल होंगे और एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। इफ़ आई ड्रॉ अ ग्राफ एट 0 केल्विन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी या डेल्टा एच, तो डेल्टा जी का ग्राफ ये, डेल्टा एच का ये। देखें जैसे जैसे अपने टेम्परेचर कम कर रहे हैं ये दोनों डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। वी कैन सी हियर। तो ग्राफ से फिर अब यहाँ पे तुम्हें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर टेंड्स टू 0, सो लिमिट टी टेंड्स टू 0 डेल ओवर डेल टी डेल्टा जी इक्वल टू 0 एंड लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू 0। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी से आया, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो डेल्टा एस के इक्वल होती है और ये वाली टर्म डेल्टा सी पी के इक्वल होती है। ये किरचॉफ इक्वेशन से आया है, ये मैक्सवेल की फंडामेंटल इक्वेशन से आया है। एंड इन दोनों इक्वेशन से ये भी प्रूफ हो रहा है कि एंट्रोपी भी 0 है, डेल्टा सी पी भी इसमें 0 है। तो नर्न्स हीट थ्योरम से जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करते हो उस रिएक्शन की एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी कम होता है। सो यही तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर था। इसमें इतने ही टॉपिक्स थे। होप
तुम्हें समझ आ गए होंगे। इस तरह से हमारा जो सेकंड थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।